Hi students, very good evening to all. So today we are going to discuss magnetic effect of electric current. अब स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखो, इस स्टेटमेंट से सिंपल टर्म्स में ये समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है और वो इलेक्ट्रिक करंट कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ना? तो इससे डेफिनेशन से हमें सिर्फ इतनी बात समझ आ रही है. अब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या. देखो, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया, आई होप सबने वो वीडियोस देखी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो भी. जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि हमारा जो चार्ज है, कि हमारे पास क्यू चार्ज है, वो चार्ज अगर हमारे पास रेस्ट पे है तो हमने ये देखा था कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास वहां पे क्या था कि स्पेस और रीजन था अराउंड अ चार्ज, whether it is plus charge and whether it is minus charge. अगर हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड जो रीजन है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, राइट, या फिर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है. करंट कैरिंग कंडक्टर इन द सेंस कि कोई वायर, लेट सपोज उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है ना. अगर मेरे पास या तो कोई मैग्नेट है या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड जो रीजन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट. मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हमारे पास एक स्पेस या फिर रीजन हो गया किसके अराउंड? अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अराउंड अ बार मैग्नेट. कब तक हमें वो फील होता है? जब तक, मतलब अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमें वो इफेक्ट फील होगा, है ना. हमारे पास, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि हमारे पास सिंपली मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया? दैट इट इज अ, I can say that the space or region around a magnet or a current carrying conductor in which its influence can be felt. मतलब जहां तक हमें उसका इफेक्ट फील हो, in which its influence can be felt is known as magnetic field. अब स्टूडेंट्स, अब जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, या तो हम स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं या कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल बी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम इसके ऊपर साइन दिखा देंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर साइन इंडिकेट कर देंगे तो बट ऑब्वियस कि वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड हो गया दैट इट इज सिंपली अ स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब इसकी जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो हम कर्व्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. आई विल एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑल्सो. अब उसके बाद सबसे पहली बात की, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी एसआई यूनिट क्या है. स्टूडेंट्स, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास है टेस्ला, दैट इज कैपिटल टी. अब ये टेस्ला भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास इसकी एसआई यूनिट. दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी सीजीएस यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की. स्टूडेंट्स, सीजीएस यूनिट हमारे पास इसकी है गॉस, दैट इज कैपिटल जी. और इन दोनों में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. Basically 1 Tesla is equals to 10 to the power 4 Gauss.
एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी. सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी कर्व्ड. सो अब देखते हैं कैसे हमारे कर्व्ड कब होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपल मैग्नेट के अराउंड जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड. अब हम उसको किस तरीके से किस लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है. सो ये बार मैग्नेट के हमारे पास दो पोल्स होंगे. वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल. दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ. अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आउटसाइड द मैग्नेट. ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करती हूँ. सो आउटसाइड द मैग्नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो होंगी नॉर्थ टू साउथ. सो आउटसाइड द मैग्नेट हम कैसे ड्रॉ करेंगे नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. और ये हमारे पास क्लोज लूप्स बनाते हैं. ये हमारे पास क्या बनाएंगे क्लोज लूप्स लाइक दिस. और ये पैटर्न ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा. यहाँ से फिर ये एंटर हो रहा है सो इस तरीके से, यहाँ से एंटर हो रहा है इस तरीके से. ऐसे ही ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है. सो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट स्टूडेंट होगी नॉर्थ टू साउथ. अब ये यहाँ पे एंटर कर गई तो यहाँ से ऐसे अंदर जाएंगी. तो इनसाइड द मैग्नेट हमारे पास क्या होंगी साउथ टू. So outside the magnet, magnetic field lines are north to south and inside the magnet, magnetic field lines are south to north. अब यहाँ से जो कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था क्लियर हो जाएगा. देखो मैग्नेट एक ही है ना, बार मैग्नेट है. उस बार मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस हैं वो कर्व्ड दिखाई हैं, राइट. और इनसाइड हमने उसे क्या दिखाया है स्ट्रेट दिखाया है. सो अगर कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं इस फॉर्म में स्ट्रेट, सो दिस इंडिकेट्स दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो ये क्या इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेट के अंदर वो हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म और बाहर वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म. अब देखो कैसे पता लगेगा नॉन यूनिफॉर्म. एक एग्जाम्पल देखो कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है. तो मैं एक आयरन नेल को मैग्नेट के बिल्कुल पास लेके आए सो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा. बिल्कुल जब पास लेके आए है ना. क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा है. अब उसी मैग्नेट से अगर मैं आयरन नेल को बहुत दूर ले जाऊंगी तो जैसे मैं उसको बहुत दूर लेके गई तो हमारे पास क्या हुआ कि उसकी वो उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. मतलब अब वो कम अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई. सो इसका मतलब अगर मैं नियर टू द पोल्स बात करती हूँ सो हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इज मोर एंड इफ आई एम गोइंग फादर फ्रॉम द लाइक मैग्नेट इट्स इंटेंसिटी विल गोइंग टू रिड्यूस. सो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कम. सो अगर एक जगह कम है ज्यादा है इसका मतलब वो हमारे पास क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म. आई होप ये सबको क्लियर होगा. स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग इट अगेन. अगर किसी को कोई डाउट है सो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. सो हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया दैट दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स. दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, राइट. अब इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एरो नहीं बनाए तो हमारे पास मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर ये बार मैग्नेट है सो यू कैन राइट द लाइंस पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ पोल to south pole outside the magnet and inside the magnet south to north. And I'm writing it at outside the magnet the magnetic field lines
are north to south. Inside the magnet, it's, इसको कंप्लीट लिखना, इनसाइड द मैग्नेट इट्स साउथ टू नॉर्थ एंड यूनिफॉर्म. अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट डेंसिटी ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस, देखो इस मैग्नेट के यहाँ पे डेंसिटी हमें ज्यादा दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब वहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. इस पॉइंट पे देख लो, दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम. दैट मीन्स डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम. राइट. सो नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ लाइंस is proportional to strength of magnetic field. कि हमारे पास डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये बात हमें पता है. कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. वाई सो? क्योंकि अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, सो एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सो मल्टीपल डायरेक्शन हो जाएंगी. सो दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. सो यू कैन राइट इट डाउन. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये एजर्शन रीजन में पूछा जाता है. फोर्थ पॉइंट मैं इसको डिक्टेट कर रही हूँ, एजर्शन रीजन में पूछा जाता है, या फिर हमारे जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं वहां पे पूछा जाता है, या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर. स्टूडेंट्स, जहां पे मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जरूर वहां पे लिख लिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे. और कोई टेस्ट है, टेस्ट सीरीज चल रही है, या स्कूल टेस्ट है, कुछ भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं. सो राइट इट डाउन. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस can never intersect each other because there will be two direction at a single point, which is not possible. Now next is in the region of stronger field lines converge. देखो यहाँ पे stronger field होगा near to the magnet, तो यहाँ पे हमें lines converge होती हुई दिखाई दे रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है. And away from it weaker field, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो फील्ड क्या हो रहा है वीक, सो लाइंस क्या हो रही है, डाइवर्ज. सो नेक्स्ट इज in the region of stronger field the lines converge, and in the region of weaker field the lines diverge. सो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गर फील्ड की बात है सो वहां पे लाइंस मिलती हुई दिखाई देंगी, और अगर हमारे पास कोई वीकर फील्ड है सो वहां पे लाइंस कैसी दिखाई देंगी, दूर जाती हुई, स्प्रेड होती हुई, डाइवर्ज होती हुई. सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. इसको जरूर नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट्स मत लेना. नेक्स्ट टॉपिक इज राइट हैंड थंब रूल. नाउ सी व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल. अब देखो कि राइट हैंड थंब रूल हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें बता रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. तो देखो अब ये राइट हैंड थंब रूल हमें कैसे एक्सप्लेन करेगा, मतलब कैसे हमें डायरेक्शन बताएगी. सबसे पहले स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे साथ साथ अपना राइट हैंड को इस फॉर्म में स्ट्रेच करो, मीन्स थंब एंड दिस कर्ल ऑफ फिंगर्स.
स्टूडेंट्स ये जो थंब है ये हमें पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में। मीन्स अगर करंट ऊपर जा रहा है सो थंब को ऊपर रख दो, और ये है मेरे पास फिंगर्स कर्ल्स होती हुई लाइक दिस। देखो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बन रही है लाइक दिस। सो ये जो हम कर्ल ऑफ फिंगर्स कर रहे हैं ये हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे लिखेंगे, दैट राइट इट डाउन, stretch your right hand in which thumb will point to the direction of current। thumb हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा। एंड जब हम इस फिंगर्स को कर्ल्स करेंगे सो कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल, राइट। सो उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अब हम ये राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है इस टाइप से, दैट what will be the magnetic field lines due to a long straight current carrying wire। सो हमारे पास देखो राइट हैंड थंब रूल में दो एप्लीकेशंस हैं, एक है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और एक सर्कुलर कोड, दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ हमें जो डायरेक्शन है वो फाइंड करनी आनी चाहिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो अब देखो हमारे पास क्या है, हमें बात पता है दैट इट्स डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो अगर लेट सपोज स्टूडेंट कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। अब करंट अपवर्ड है और हम इसमें क्या बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्यों, क्योंकि जो फील्ड लाइन से अभी बताया करंट ऊपर, ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में बन रही है, और ऐसा तो है नहीं एक बनेगी। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है इसीलिए हम क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो हमने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, फिंगर को कर्ल्स किया, सो ये हमें किसकी डायरेक्शन बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो करके देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। सो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस हमारे पास बनी उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, that this is the pattern of magnetic field lines due to a straight current carrying conductor, and this can be explained by using right hand thumb rule। so उस particular question में let's suppose subjective में ये 3 marks का question आता है, so उसका diagram बनाओगे, right hand thumb rule explain करोगे और उसमें लिखोगे since current is moving in the upward direction so field lines will be in anti clockwise direction, राइट। अब यहीं से मान लो अगर हमारे पास इस टाइप का पैटर्न आ गया, करंट तो नीचे की तरफ भी फ्लो कर सकता है, राइट। करंट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। अगेन जो हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी, सो फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। अब करंट है नीचे की तरफ, फिंगर को कर्ल्स करो तो देखो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। ये फिंगर को कर्ल्स किया सो हमारे पास कैसी डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे मूव करेगी ना, एम आई राइट। सो इट इज क्लॉकवाइज। सो ये हमारे पास देखो बहुत सिंपल था, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल हमें आना चाहिए कि हम उसको अप्लाई किस फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर यहीं पे हमारे पास सर्कुलर कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल हो तब भी हम मैग्नेटिक
फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो राइट हैंड थंब रूल से करेंगे. सो नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. ड्यू टू अ circular coil कैरिंग करंट. अब देखो हमारे पास सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में, इसका पहले डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ कि हमारे पास ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड टाइप है. बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया. अब मुझे बात पता है, जैसे ही मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से मेरे पास कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. राइट, यहाँ पे मेरे पास अब क्या है, दो सर्कुलर वायर्स टाइप है, इधर और एक ये इधर. अब लेट सपोज स्टूडेंट, मेरे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो कॉइल 1 से कॉइल 2 कर रहा है. हमें डायग्राम में कोई भी कुछ भी दिया हो सकता है. सो लेट सपोज हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो कॉइल 1 से कॉइल 2 कर रहा है. देखो ना ऐसे कर रहा है. सो अब देखो कॉइल 1 को देखो स्टूडेंट्स जल्दी से पहले. तो जब मैं कॉइल 1 को देखूंगी, सो कॉइल 1 में करंट ऊपर की तरफ है. अगर करंट ऊपर है तो इसका मतलब, हम कैसे पता लग रहा है ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है 1 से 2. सो 1 से 2 ऐसे जाएगा, देखो 1 से ऐसे 2, ये 1 से गया और ये 2 में चला गया. राइट हैंड स्ट्रेच करना है, कीप रिमाइंड. ओके, सो 1 से करंट ऐसे गया. सो अगर करंट ऐसे गया, फिंगर को कर्ल्स किया, सो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई. सो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फिर कॉइल 2 में वो एंटर कर गया. जब वो कॉइल 2 में एंटर कर गया और कर्ल किया फिंगर्स को, सो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई, वो कॉइल 2 में एंटर किया. ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज. सो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई, कॉइल 2 में क्लॉकवाइज. सो अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दोनों, मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला कॉन्सेप्ट दोनों अप्लाई हो रहे हैं. वहां पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में सिंगल सिंगल अप्लाई हो रहे थे. तो अगर बोर्ड एग्जाम्स में इसको अटेम्प्ट करने के लिए आता है, सो इसको पूरा डिस्क्राइब करोगे कि कैसे हमारे पास आया. मतलब सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करो, उसका डायग्राम प्लॉट करो, और फिर एक लाइन में वाइंड अप कर सकते हो दैट इन कॉइल 1 current is in upward direction, so direction of magnetic field lines is in anti-clockwise direction. And in coil 2 current is entering, so it is in downward direction. So magnetic field lines will be in clockwise direction. राइट, आई होप ये सबको क्लियर होगा. बहुत इजी चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारे से बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. और बहुत अच्छी बात यह है कि इसके बहुत सारे टॉपिक, मोटर जनरेटर, जो लास्ट के टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं. तो इसमें सिर्फ गिने चुने 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं. सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर. सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड due to a long solenoid. अब देखो सबसे पहले देखो हमारे पास सोलेनॉइड है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. देखो सोलेनॉइड हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड सिंपली एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल है. अगर उस सिलेंड्रिकल कॉइल पे अगर मैं बहुत सारे कॉपर टर्न्स को फोल्ड कर देती हूँ, सो मेरे पास जो फाइनल मटेरियल है दैट इज सोलेनॉइड. So write down the definition that it is a long cylindrical coil containing a large number of insulated copper wire. देखो इस तरीके से ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कॉइल है. इस सिलेंड्रिकल कॉइल पे अगर मैंने ये कॉपर वायर को
इस तरीके से फोल्ड कर दिया, सो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। अब स्टूडेंट्स ये जो सोलेनॉइड है ये हमारे पास बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। सो जो प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की है वही प्रॉपर्टीज आपके सोलेनॉइड की हो जाएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट, राइट इट डाउन दैट सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, सो एक तो हमारे पास इसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारे पास इसका साउथ पोल होगा। सो हमें बात पता है कि आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज नॉट टू साउथ, नॉट टू साउथ, नॉट टू साउथ, राइट। एंड इनसाइड द मैग्नेट, कि मैग्नेट के इनसाइड डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। और इनसाइड जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, मान लो यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट्स दे दिए, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, सी दे दिया। एग्जाम में ये पूछ लिया दैट लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन सी। सेकेंड पॉइंट दे दिया मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी but not equals to magnetic field at C. Magnetic field at A is equals to B is equals to C. Fourth point दे दिया that it is less than. So बहुत सिंपल है। 3 पॉइंट दे दिए इनसाइड। सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म होती है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए पे है, बी पे है, उतनी ही सी पे होंगी। सो योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 2 पॉइंट डेफिनेशन ध्यान रखनी है दैट इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स, insulated copper turns over it. Second, it behaves as a bar magnet. अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट किन किन फैक्टर्स पे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। सो क्वेश्चन इज factors on which magnetic field due to solenoid depends, कि वो किस किस फैक्टर पे हमारे पास डिपेंड कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के केस में है वो हमारे पास डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। फैक्टर्स फॉर्म देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला याद कर लोगे तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि एग्जाम में थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे हमारे पास किन किन फैक्टर पर देखो डिपेंड किया, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर, राइट। सो फर्स्ट फैक्टर हो गया दैट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न। सो एन हमारे पास सिंपली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N will be equals to capital N by N. So number of turns per unit length. So हमारे पास ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, that it depends on the number of turns. Means अगर number of turns बढ़ जाएंगे वायर के तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। So B is directly proportional to N. और अगर मैं इस B और N का ग्राफ प्लॉट करती हूँ सो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। और सेकेंड फैक्टर है मेरे पास, देखो यहाँ से करंट, दैट इट डिपेंड ऑन द करंट। सो इट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। कंप्लीट लिखना है, डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। सो हियर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये B और I का ग्राफ प्लॉट किया, सो अगेन ये कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। याद रखना है प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड सेम पावर होती है, सो ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन। सो हमारे पास मैक्सिमम टॉपिक्स जो बोर्ड्स में आने वाले हैं वो कवर हो गए हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज
और हम उसके बारे में डिटेल इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय. सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. सोलेनॉइड तक हमने डिस्कस कर लिया है कि सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं. इस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करके दोनों से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे एनएससी में आ रहे हैं वो करते हैं. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना. देखो, मोस्टली 9th क्लास के स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करेंगे क्योंकि वो क्योंकि यहाँ पे हम एनएससीजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट. सो एनएससीजीएस के बच्चों के लिए 10th क्लास का सिलेबस भी आ रहा है. सो इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो बहुत बेसिक वीडियोस हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या करने जा रहे हो बेसिकली. कि इससे पहले वाला जो कंटेंट है उसमें व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बोर्ड लेवल को डिस्कस कर रहा है. ठीक. बट अब जो हम कर रहे हैं इसके आगे से वो कम्प्लीटली एनएससीजीएस बेस्ड है क्योंकि बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in a magnetic field. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें क्या है कि अब हमने क्या किया, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक मूविंग चार्ज को रखा. जस्ट अ मिनट. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज placed in a magnetic field. अब हमने क्या किया, हमने एक मूविंग चार्ज को, जो चार्ज मूव कर रहा है उसको हमने किस में रखा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड में रखा. तो हम देखेंगे कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज को रखा. ठीक. तो जब मैंने इसमें एक चार्ज को रखा तो मैंने देखा कि प्रोजेक्ट किया, कुछ वेलोसिटी है मेरे पास इसकी भी. ठीक. तो जब मैंने क्यू चार्ज को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें हमारे पास क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा. और फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे. अब ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं वहां पे भी हेल्प करेगा क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है. सो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा. अब यहाँ पे Q क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज. V क्या है, वेलोसिटी. B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो थीटा हमारे पास क्या है कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है उस पर भी हमारे पास फोर्स डिपेंड करेगा. अब फोर्स क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है सो हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की उतना ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. फिर थर्ड है स्टूडेंट्स मेरे पास B विच इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. कि अगर मेरे पास B की वैल्यू मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो फोर्स भी बढ़ेगा. अब देखो, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ. जैसे अगर मान लो कि एनएससीजीएस के एग्जाम की बात करें तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस फॉर्मूले पे. बट अगर इसी के टॉपिक की मैं बोर्ड लेवल के लिए बात करूं तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड. सो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ अ
It depends on the charge of a particle. सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे. सो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. थर्ड हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या है? इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और फोर्थ फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? दैट इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो फोर्थ है, इट डिपेंड्स ऑन angle between velocity and magnetic field. सो हमारे पास चार फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. न्यूमेरिकल जो है वो F इक्वल्स टू क्यू वी टी साइन थीटा पे बनता है. तो मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता देती हूँ किस टाइप से आता है. तो सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं. क्वेश्चन ये है दैट एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field an electron enters a magnetic field of intensity 5 Tesla. With a velocity of 2 into 10 to the power 7 meter per second in a direction at an angle 90 degree with the field. Calculate the force on an electron. अब इलेक्ट्रॉन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 5 टेस्ला और इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. थीटा एंगल भी दे रखा है. सो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें पता है दैट F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. सो Q मेरे पास कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्टूडेंट्स कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. V क्या है? वेलोसिटी दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 7. B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना है? 5 साइन 90 कितना होता है? 1. तो बस जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10. 5 इंटू 2 10. एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगर फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना. चलो अब यहाँ से देखो, इसी को आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक को. अब ये हो गया कि जब बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब यहाँ पे है कि थीटा हमने किया कि थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है. तो अब हम ये देखते हैं कि थीटा की किस किस वैल्यू पे हमारा पास फोर्स की वैल्यू क्या होती है. देखते हैं कैसे. देखो अगर मैं बोलती हूँ थीटा 0 है, थीटा 0 होने का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने एंटर कराया है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो देखो केस 1 हमारे पास क्या है?
when charged particle moves in the direction of मैग्नेटिक फील्ड, कि अब चार्ज पार्टिकल हमारे पास कैसे मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल पैरेलली मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब है कि एफ किसके इक्वल है, क्यू वी बी साइन जीरो। सो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। सो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अब केस टू डिस्कस करते हैं। केस टू क्या है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट मूव कर रहा है, देखो पहले ऐसे मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जो चार्ज पार्टिकल था Q वो ऑपोजिट मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो उस केस में ये थीटा मेरे पास कितना होगा, 180। सो थीटा 180 हो गया, तो क्यू वी बी साइन 180। साइन 180 भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, जीरो। साइन और 180 भी क्या है, जीरो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल भी क्या हो गया, जीरो। अब इसमें बताऊं, केसेस पे बेस पे दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, एनएससीजीएस के भी एग्जाम में आ सकता है और बोर्ड्स में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में हमारे पास थीटा की किस वैल्यू पे फोर्स हमारे पास जीरो है और थीटा की किस वैल्यू पे हमारे पास फोर्स मैक्सिमम है। नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलरली। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर to the direction of मैग्नेटिक फील्ड, कि अब चार्ज पार्टिकल मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। सो ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मेरे को चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया। तो जब हमने उसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो इसका मतलब ये V और B में एंगल अब कितना है, 90। सो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है, 1। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स experienced by the charged particle that is equals to QVP। सो ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। और ये 1 मार्क में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि थीटा की किस वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है। सो 90 मिनिमम, 0 और 180, एंड द फॉर्मूला फॉर इट इज QVB। अब यहाँ पे NSCGS में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो अब क्या होता है कि जब पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लगता है। इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है तो हमने ये फॉर्मूला किया है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है सो एक फोर्स होता है विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उसको हम क्या नाम देते हैं, विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो वो होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू mv² बाय। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें कंपेयर करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू mv² बाय आर। सो यहाँ से ये v से v कैंसल, तो r मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, mv by qb। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ
can be calculated by the formula mv upon qb. M here is mass of the charged particle, v is the velocity of the charged particle, q हमारे पास चार्ज है और b मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो r मेरे पास किसके इक्वल आ गया, mv बाय qb। सो इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी भी है। मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, सबका पता होगा, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ। An electron and a proton having equal momentum enter in a uniform magnetic field. Normal to the field lines. If the radii of their circular path be RE and RP respectively, तो हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। डू इट फास्ट। ME बाय MP इसी फॉर्मूले का यूज करके आंसर आ जाएगा। सेकेंड है RE बाय RP इज इक्वल्स टू रूट ओवर ME बाय MP। थर्ड है RE ओवर RP इज इक्वल्स टू अंडर रूट MP ओवर ME। फोर्थ है RE बाय RP इज इक्वल्स टू 1:1। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ, इसको रीड करके ये इसका आंसर बताओ। जल्दी से पोज करके इसको ट्राई करो और मैं सॉल्व करती हूँ फिर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम। सो मोमेंटम मेरे पास क्या है, इक्वल। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या है, mv बाय qb। सो m इंटू v मेरे पास क्या है, मोमेंटम। दिस इज मोमेंटम, ठीक। एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो b मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म। इफ द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज RE एंड RP, सो हमें रेशियो बताना है। अब देखो ये दोनों केस में इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही केस में mv की वैल्यू इक्वल है, b की वैल्यू भी इक्वल है। मींस यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है उसको हम चेक कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम। सो ये वैल्यू भी क्या होगी, सेम। सो सब कुछ क्या है, सेम। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। दैट्स द आंसर। देखो कितना इजी था। बट हाँ, ये फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है और इस कॉन्सेप्ट पे बोर्ड्स पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली योर NECGS एग्जाम। सो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना स्टूडेंट्स कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। That force on a current carrying conductor placed in a magnetic field depends. So, अब अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो
ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को रख दिया। इस कंडक्टर की लेंथ है मेरे पास L। ठीक, अब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास BIL साइन थीटा। तो फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय द फॉर्मूला बिल साइन थीटा। बी हमारे पास क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई मेरे पास क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एल हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन दिस कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इस सेम वैसे ही है, बस पहले वाले टॉपिक में ध्यान क्या रखना था? वहां चार्ज को रखा था, यहाँ पे कंप्लीट कंडक्टर को रख रहे हैं। तो अगर कंडक्टर को हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन में वो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, सो इसमें एंगल कितना हो जाएगा? 90। सो साइन 91। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा? बिल बिल। ठीक, अब मान लो कि मैंने इसको ऐसे रखा स्टूडेंट्स, यही मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन होगा, सो दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। स्टूडेंट इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा टॉपिक में कमांड आएगी। अदरवाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जब ये टॉपिक्स आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, और स्पेशली लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल कैसे करना है, इट्स वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स। बट यस, यू नीड प्रैक्टिस, और उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसके क्वेश्चंस करते तो तुम्हें टाइम बहुत कम लगेगा अगर इसकी कमांड अच्छी कर ली तो। क्वेश्चन इज, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को रखा। अब इस कंडक्टर की लेंथ मेरे पास कितनी है? 1.5 मीटर। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा मेरे को दे रखा है 30। और क्वेश्चन में बोल रखा है जो बी की वैल्यू है वो 2 टेस्ला दे रखी है। फाइंड द फोर्स भी दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट flowing through wire. Find the value of current flowing through wire if it experiences a force of 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? करंट की वैल्यू निकालनी है फ्लोइंग थ्रू अ वायर। तो अब अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? BIL साइन थीटा। तो अब फोर्स यहाँ पे मेरे पास कितना है? 15 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2। करंट फ्लोइंग थ्रू इट हमें गिवन है, करंट तो हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी गिवन है? 1.5 साइन 30। तो बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सो 2 इंटू आई इंटू 1.5 साइन 30 कितना है? 1/2। ये कैंसिल हो गया। सो 15 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू आई। सो करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई? 10 एम्पियर्स। आई होप ये सबको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है सो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल हम कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे लेफ्ट हैंड को अपने रखें कि हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम बेसिकली चार्ज पार्टिकल का फोर्स निकालना है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए स्टूडेंट सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो
मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट माइट भी अगर वीडियो में देख रहे हो तो फिंगर्स को बहुत ध्यान से देखना कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड है, देखो, जिसमें हमारे पास दिस इज थंब, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज योर मिडल फिंगर। अब हमारे पास थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, ये तीनों हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इन तीनों को सबसे पहले रख लो परपेंडिकुलर। अब इसमें जो ये थंब है, थंब हमें किसके डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की, ठीक। उसके बाद ये फोर फिंगर मींस फर्स्ट फिंगर हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। और उसके बाद है ये हमारे पास सेकंड फिंगर हमें डायरेक्शन बताएगा करंट की। ये फोर्स, फर्स्ट फिंगर हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट। सो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन दैट योर फोर फिंगर, second finger and thumb of the left hand are mutually perpendicular with each other. If the forefinger pointing to the direction of field and second finger in the direction of current, then thumb indicates the direction of force. अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, एक डायग्राम बना रही हूँ, इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो हमारे पास सिंपली क्या है, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, है ना। सो ऐसे लेके चलना, ये हम ऐसे नॉर्मली नॉर्थ ये लिखते हैं, साउथ ये लिखते हैं, बट इसको ऐसे एज्यूम मत करना। दिस इज अपवर्ड्स, दिस इज डाउनवर्ड्स। 3D में इसको एज्यूम करो, ये नॉर्थ और साउथ, दिस इज ईस्ट और वेस्ट। अब 3D में हम नॉर्थ साउथ को कैसे दिखाएं अगर हमें अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं दिखाना। जब नॉर्थ की बात हो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड मींस, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड मींस ये फोर फिंगर। अब इस फोर फिंगर को नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा दिया, मतलब बाहर की तरफ ले जाओ। साउथ आ जाएगा तो उस फिंगर को अपनी तरफ ले आना, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन करके। क्वेश्चन है हमारे पास, an electron is moving in नॉर्थ डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नॉर्थ में मूव कर रहा है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। experiences a force in vertically upward direction. The magnetic field at that region is towards। इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की। देखो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो करंट कहाँ मूव करेगा, साउथ में, क्योंकि करंट और चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट होते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो हमारे पास साउथ में करंट मूव करेगा, है ना। सो हमारे पास तीनों फिंगर्स को सबसे पहले स्ट्रेच कर दो। अब करंट मतलब हमारे पास सेकंड फिंगर, ये सेकंड फिंगर साउथ में है, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में है, तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि करंट हमारे पास किस में होगा, साउथ में। अब करंट हमारे पास कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ में। सो हमारे पास जो सेकंड फिंगर है वो साउथ में आ जाएगी, मतलब अपनी तरफ इसे पॉइंट कर दो, ये वाली फिंगर को अपनी तरफ पॉइंट कर दो, ठीक। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स मतलब थंब, थंब हमारे पास कहाँ है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में।
उसके बाद हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो डायग्राम में कंपेयर करके, ये मैग्नेटिक फील्ड की ईस्ट डायरेक्शन में है, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किस में आ जाएगी, ईस्ट में। आई होप ये सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉर श्योर यू विल गेट द आंसर। A vertical wire, write down the question. A vertical wire, लिख देती हूँ, a vertical wire carrying a current in upward direction. Carrying a current in the upward direction is placed in a horizontal magnetic field. Is placed in a horizontal magnetic field directed towards east. The wire will experience a force directed towards. ऑप्शन दे देती हूँ, जल्दी से इसे ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी से। पॉज करके ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट अ वर्टिकल वायर कैरिंग अ करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास करंट किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो करंट अपवर्ड है, मतलब जो हमारी सेकेंड फिंगर है इसे हमें अपवर्ड पॉइंट करना है, ऊपर की तरफ। इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। अब हमारे पास ईस्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स। अब ये फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ आ रही है, देखो ये थंब हमारे पास बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है। सो अभी बताया बाहर की तरफ आ जाए तो नॉर्थ, अंदर की तरफ आ जाता है ये अंदर की तरफ तो हो जाता है साउथ। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है। ठीक, तो ये हमारे पास मेजर टॉपिक्स थे जो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक है, दैट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसको सुन सकते हो सिंपल। अब इसमें देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो 3 वायर्स के थ्रू सप्लाई होती है। टॉपिक क्या है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें हमारे पास हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर है जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो 3 वायर्स के थ्रू होती है। फर्स्ट है हमारे पास लाइव वायर। अब लाइव वायर जो यूजली होती है वो हमारे पास होती है रेड कलर की। दूसरा है मेरे पास न्यूट्रल वायर। अब ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमारे पास कौन से कलर की है, ब्लैक कलर। थर्ड है मेरे पास अर्थिंग, या फिर हम इसे बोलते हैं ग्राउंड वायर। ये हमारे पास होती है ग्रीन कलर की। अर्थिंग वायर एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज की जाती है कि देखो कि जैसे कई बार थंडरिंग हुई तो अर्थिंग वायर हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर से नीचे अर्थ तक कर दी जाती है। इस वायर का यूज क्या होता है कि अगर इनकेस कभी थंडरिंग हुई, सो जो कंप्लीट चार्ज है वो अर्थिंग वायर के थ्रू हमारे अर्थ के अंदर चला जाए उस वायर के थ्रू, सो दैट हमारी बिल्डिंग क्या रहे, सेफ रहे।
ठीक है, ये 3 टाइप के वायर हैं, अभी लाइव और न्यूट्रल का यूज़ बता रही हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं which we are facing in our day to day life. लाइक फर्स्ट है हमारे पास ओवरलोड। अब ओवरलोडिंग क्यों होती है? ओवरलोड या ओवरलोडिंग हमारे पास होती है ड्यू टू ओवर हीटिंग। सो ओवरलोडिंग हमारे पास का रीजन क्या है? ओवर हीटिंग। सो वी कैन से दैट ओवर हीटिंग इज ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब ओवर हीटिंग कैसे हो रही है? देखो कई बार क्या होता है कि हम मल्टीप्लग्स का जो हमारे स्विच बोर्ड्स हैं या मल्टीप्लग्स हम यूज करते हैं, हम उसका ओवर यूज करने लगते हैं। एक ही मल्टीप्लग में हमने 4 सॉकेट देखे, हमने उसके अंदर मान लो उसके अंदर तुमने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, एक से फ़ोन कनेक्ट कर दिया, एक से टीवी कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो मल्टीप्लग होगा वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लगेगा। ओवर हीट होने की वजह से वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है लेट सपोज 100 एम्पियर होल्ड करने की है, बट हमने कितना है उसमें से करंट पास करा दिया 200 एम्पियर, तो क्या होगा? ओवर हीट हो जाएगा, है ना? और ओवर हीट होने की वजह से हमारे पास ऐसे घरों में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसका रीजन हमारे पास क्या है? ओवर हीटिंग। सो ओवर हीटिंग इज ड्यू टू ओवरलोडिंग। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? शॉर्ट सर्किट हमारे पास तब होता है, बहुत बार हम देखते हैं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या है बेसिकली? ये जो हमारी लाइव वायर है और ये जो न्यूट्रल वायर है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग होता है। अब स्टूडेंट शॉर्ट सर्किटिंग अगर हमारे पास हो रहा है, सो ऐसे हमने ये भी देखा होगा कई बार वायर्स पे बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं, तो अब उन्हें साइंस की नॉलेज नहीं है ना? सो उस केस में क्या है? हमारे पास वायर्स है, आजकल तो वायर्स के ऊपर कोटिंग कर दे जाते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग्स लग जाती हैं वाइट कलर की, सो दैट कहीं नुकसान नहीं हो। उसका रीज़न यही है क्यों प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ताकि हम उस वायर को नेकेड नहीं छोड़े, क्योंकि लाइव और न्यूट्रल वायर बहुत हार्मफुल है अगर वो कांटेक्ट में आ जाए। अलग अलग है तो कोई इश्यू ही नहीं है। सो हमारे पास बर्ड्स कई बार मर जाता है, ऐसे मान लो पहले लाइव वायर पे रेड कलर के वायर पे बैठे हैं, अब वो उड़ने लगे, पास में ही न्यूट्रल वायर है, तो उनके लेट सपोज कोई विंग्स ब्लैक वायर पर टच हो गए, सो उसमें क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है? उनकी डेथ हो जाती है। सो शॉर्ट सर्किटिंग हमारे पास सिंपली क्या है कि जब live wire comes in contact with the neutral wire, then short circuiting will occur. Write it down. A very large current passes through the circuit because the resistance between the wire is now almost zero. अब resistance zero हो गया, कोई opposition नहीं create हो रहा, so बहुत ज़्यादा current पास हो जाएगा। ठीक, तो अब बहुत सारे प्रिकॉशंस है जो हम रख सकते हैं, जैसे हमें हमें पता है कि हमें घरों में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, है ना? सो हम अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें फ्यूज जरूर लगाने, फ्यूज जो है लाइव वायर के सीरीज में कनेक्ट कर देना चाहिए, और जितने भी स्विचेस हैं दे शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर्स, है ना? गुड क्वालिटी मटेरियल्स यूज करें, इंसुलेटर्स का यूज करें। सो ये बेसिक हमारे पास क्या है? प्रिकॉशंस हैं इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड। गो थ्रू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएससीजीएस के लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, जिससे तुम्हारी समझ आएगा, तुम्हें ये समझ आएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सो यू कैन सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके देन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंप्लीट सिलेबस हो चुका है एनएससीजीएस का, सारे लेक्चर से अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर सकते हो। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एनएससीजीएस एग्जाम।